उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। निदा फाजली साहब का एक शेर है, लिखा तो उन्होंने इंसान के बारे में कि जिसको भी देखना हो कई बार देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। और अब आप ऐसे समझिए कि एक आदमी किसी शहर का शायद 1,000वां, 1,00,000वां, 10,00,000वां या 1,00,00,000वां हिस्सा होता है। तो अगर एक इंसान में इतने रंग हो सकते हैं तो उस शहर में कितने रंग होंगे। शहर के उन्हीं रंगों के बारे में चर्चा करने के लिए आज का ये सत्र केंद्रित है। और इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, मैं आप सबसे तारुफ कराना चाहता हूं आज के इस सत्र में जो लोग शिरकत कर रहे हैं पैनलिस्ट के तौर पर। मेरे ठीक बाएं हैं, आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी। मूलतः शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत देर तक कहा जा सकता है। सुदूर बिहार की सीमा पर किसान डिग्री कॉलेज के एक ऐसे प्राचार्य जिन्होंने उस इलाके में डिग्री कॉलेज खड़ा करने के लिए गन्ने को लेकर और उसकी तौल कराने के लिए अपने ट्रैक्टर लेकर खड़े किसानों के सामने अलग अलग विषयों पर भाषण दिए और भाषण देने के बाद अपना एक गमछा सामने बिछा दिया और कहा कि एक कॉलेज है, अगर आप उसके लिए कुछ देना चाहें तो दे दें। और इस तरह से पाई जुटाकर उन्होंने एक बड़ा कॉलेज खड़ा कर दिया और उस कॉलेज के हर कमरे पर उसका हिसाब लिखा हुआ है कि ये इतने पैसे और इतने रुपए में बना। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने लेखन का काम किया और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा उनके मौलिक ग्रंथ हैं। पर एक काम जिसने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया है और गोरखपुर वासियों के लिए हमेशा आभार से भर दिया है, वो है उनकी किताब शहरनामा गोरखपुर। देश के हर जिले में उसकी ऑथेंटिक हिस्ट्री के लिए लोग गजेटियर का रेफरेंस देते हैं, लेकिन गोरखपुर के लोग अगर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आधिकारिक तौर पर जानना चाहते हैं तो गोरखपुर शहरनामा पढ़ते हैं। ऐसे वेद प्रकाश पांडे जी हम सबके बीच में मौजूद हैं, आप उनका अभिनंदन करें। हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो पांडे सर के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, आप सबसे सुपरिचित हैं, श्री शोभित मोहन दास जी। इनके भी व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे रंग, और अचिंत्य एक बहुत ही कुलीन संभ्रांत परिवार से हैं। एक ऐसा परिवार जिसने गोरखपुर को पिछले 125 सालों में बहुत कुछ दिया है। अचिंत्य के परदादा श्री रमानाथ लाहिड़ी इस शहर में 1900 या 1902 के आसपास आए थे। उनके दादाजी डॉक्टर केदारनाथ लाहिड़ी, जो एक बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक थे, वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस शहर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव रखी। उनके पिताजी श्री प्रतुल कुमार लाहिड़ी, जिन्हें हम पीके लाहिड़ी साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने होटल विवेक एक बड़ा प्रतिष्ठान देने के साथ साथ इस शहर में इस अंचल की विरासत को संजोने और अलग अलग ढंग से इसको संस्कृति संपन्न बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और इस बड़ी परंपरा, बहुत ही महान परंपरा को अचिंत्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस कम उम्र में भी उन्होंने ये सारे प्रभार अपने साथ रखे हैं। अभी वो गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल के कन्वीनर भी हैं। दुर्गा बाड़ी का जो हम जानते हैं वो भी गोरखपुर का एक रंग है, जो डॉक्टर केदारनाथ लाहिड़ी साहब ने और श्री प्रतुल कुमार लाहिड़ी साहब ने उसको एक नया स्वरूप दिया था। उसको भी अचिंत्य अलग अलग तरीके से उसमें एक खुशनुमा रंगत भर रहे हैं। हम लोग आगे की बातचीत में इनके भी व्यक्तित्व के अलग पहलुओं से परिचित होते रहेंगे। और मुझे यकीन है और मुझे लगता है कि अब आपको भी यकीन हो गया होगा
कि इस बातचीत के लिए शायद ये बेस्ट पैनल अवेलेबल है, और इस चयन के लिए जागरण संवादी परिवार को मैं बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि उनके समर्थन में एक बार तालियां बजाएं। बातचीत की शुरुआत मैं सर आपसे करता हूं। हम लोग गोरखपुर के विभिन्न रंगों की चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ा मुश्किल है एक ऐसे शहर जिसकी इतनी लंबी हिस्ट्री हो कि बाबा गोरखनाथ, जिनके समय के बारे में हम लोग कहते हैं कि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक का कोई समय होगा, या बाद में उस्मान को हम लोग पढ़ते हैं जो ये कहता है कि इस शहर का कैरेक्टर ऐसा था कि सब लोग तपस्वी थे। कोई पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, तपस्या कर रहा है, कोई आसन लगाए बैठा है। धीरे धीरे इस शहर में बदलाव आता है। अलग अलग दौर में, ख़ास तौर पर जब इस्लामी शासक आते हैं, उनके दौर में मुअज़्ज़माबाद बनता है। कैसे गोरखपुर ने अपने विकास की कितनी करवटें बदली हैं, और इन सब करवटों को आपने अपनी 738 से ज़्यादा या 778 ज़्यादा पेज की अपनी किताब में 2 बार लिखा है। आपसे बेहतर हमारे पास कोई आदमी नहीं है ये पूछने के लिए कि गोरखपुर के यूं तो हजारों रंग हैं, लेकिन उसमें सबसे पक्के, सबसे चटक, सबसे गहरे रंग कौन से? वो देश हो या दुनिया का कोई भी शहर, सबसे पहले होता है भूगोल। पृथ्वी होती है तो उस पर ही अट्टालिका बनती है या कोई संस्था खड़ी होती है, घर बनता है। तो हमारा जैसा भूगोल है, ऐसा भूगोल आप देखिएगा। हमारी विचार यात्रा के साथ आप भी यात्रा करिएगा तो देखिए क्या इतना खुशनसीब कोई शहर है जिसको ऐसा भूगोल मिला है। पश्चिम में देखिए तो 2 नदियों के संगम पर बसे हुए बहुत कम शहर हैं। प्रयाग है, जिसको प्रयागराज कहा गया है। बनारस नहीं है, लेकिन हमारा गोरखपुर है। राप्ती रोहिणी के संगम पर बसा हुआ गोरखपुर, ये पश्चिम का भूगोल है। पूरब में जैसी झील है हमारी रामगढ़ झील, जहाँ कभी राम ग्राम जैसा बड़ा ग्राम होता था, राजधानी होती थी, वो झील मैंने उदयपुर की झीलें देखी हैं। हुसैन सागर मैंने हैदराबाद का देखा है। चंडीगढ़ की झील देखी है। भोपाल की झीलें देखी हैं। बहुत सारी झीलें मैंने देखी हैं, लेकिन जो भव्यता, विशालता हमारे रामगढ़ ताल की है वो अपने आप में अपूर्व है। मैंने बहुत से वन देखे हैं, लेकिन किसी नगर की सुरक्षा का काम करने वाला कोई वन हमने नहीं देखा। वो हमारा कुश्मी का जंगल है जो हमारी सुरक्षा की दीवार बन के खड़ा है, और उसके पेट में आप जानते हैं, मैं सार्वजनिक तौर पर कह नहीं सकता कि उसके गर्भ में क्या क्या है जो हमारे देश की रक्षा के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा कुश्मी वन हमको प्राप्त है। ऐसा परिपार्श्व, मित्रों जरा विचार करिएगा, परिपार्श्व कहते हैं आसपास को, पड़ोस को। हमारे गोरखपुर को जो पड़ोस मिला है वो दुर्लभ है। वहाँ बड़े बड़े शहरों को वो प्राप्त नहीं है। जैसे इसके पूरब में कुशीनगर है, विश्व प्रसिद्ध कुशीनगर, भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली। उत्तर में हिमालय और उसकी तलहटी, दक्षिण में सरयू या घाघरा जैसी विशाल, भव्य और ऐतिहासिक और पौराणिक नदी, पश्चिम में मगहर और डोहरिया कला, शहीदों के लिए प्रसिद्ध डोहरिया कला, पूरब में चौरी चौरा, कुशीनगर के साथ चौरी चौरा और झील, पश्चिम में ये संगम डोहरिया और मगहर, दक्षिण में घाघरा और उत्तर में हिमालय और उसकी तलहटी। ऐसा परिवेश, ऐसा परिपार्श्व। सोहगौरा जैसा गांव, वो भी दक्षिण में, सरयू के पहले और गोरखपुर के दक्षिण सोहगौरा इतना ऐतिहासिक है जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भी हमारे पास है। ये हमारा परिपार्श्व है। इतना समृद्ध परिपार्श्व किसी शहर के पास नहीं है। मित्रों, ये भूगोल है। मैं जल्दी में यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए कुछ छोड़ रहा हूँ, वरना फिर हाथ से माइक ले लिया जाएगा। जब किसी का भूगोल होता है तो इतिहास, उसका इतिहास तभी बनता है। इसके इतिहास पर बोलूँ तो 1 घंटा अलग से चाहिए,
कृपा करके शहरनामा के पन्ने पलटिएगा और उसमें प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का इसकी ऐतिहासिक तब पर लिखा हुआ लेख पढ़िएगा तो 3,500 वर्ष का बड़े बड़े शहर ढूंढें उनका इतिहास कितना प्राचीन है। हमारे गोरखपुर का मुकम्मल इतिहास, प्रामाणिक इतिहास 3,500 वर्ष पहले शुरू होता है। जैसे मुझे गर्व और गौरव का अनुभव होता है, आपको भी होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके कानों में डालना चाहता हूँ। आज के 2550 साल पहले वैशाली से श्रावस्ती जाते हुए भगवान बुद्ध ने एक रात विश्राम किया था इसी रामग्राम, जहाँ ताल आज है वहाँ रामग्राम नाम का ग्राम था, जिसमें एक रात प्रवास किया था उन्होंने। और उस समय का बहुत बड़ा झगड़ा, बड़ी जटिल समस्या थी इसी रोहिणी जल विवाद की। तब रोहिणी को मित्रों रोहिणी नहीं कहते थे, रोवर्ह कहते थे। रोवर्ह पौराणिक शब्द है, बड़ी प्राचीन नदी है ये। तो रोवर्ह का जो जल विवाद था, उस जल विवाद की पंचायत करके एक रात में उस समस्या का, विकट समस्या का समाधान देकर भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के लिए प्रस्थान किया था। ये तो 2,500 वर्ष का है, आप पूरा पढ़ेंगे तो 3,500 वर्ष का मुकम्मल इतिहास इसका आपके संज्ञान में आ जाएगा। हम इसको अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो इतना गर्व होता है। पहले एक विश्वविद्यालय था 1950 में, आज 4 हमारे विश्वविद्यालय हैं। अब डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। चिकित्सा की दृष्टि से विचार करिए, एक रंग चिकित्सा का है, इतना गाढ़ा रंग आसपास के किसी शहर में देखिए, बड़े बड़े शहरों को ही नसीब होगा शायद, और वह भी शायद नसीब न हो। एक विश्वविद्यालय हमारा गोरखपुर जो सब प्रकार का है, कला का, विज्ञान का, कृषि का, सब कुछ, लेकिन एक तकनीकी है, और 2 विश्वविद्यालय हमारे हैं जो चिकित्सा के विश्वविद्यालय हैं, महायोगी गोरखनाथ और आयुष विश्वविद्यालय अपने आप में। हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है, हमारे पास एम्स भी है, हमारे पास फातिमा जैसा अस्पताल है जहाँ से हृदय का रोगी एम्स से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, इतना समृद्ध। तो ऐसे ये चिकित्सा का हमारा परिदृश्य है। शिक्षा में निवेदन कर चुका हूँ। उद्योग में देखिए, मैंने बहुत शहर देखे हैं, कभी कलकत्ता का चटकल, कभी कानपुर नगरी, कभी गाजियाबाद, ये बड़े नामी थे। बम्बई, रेलिया न बैरी, जहाजिया न बैरी, पिया पैसवा बैरी ना, ये सब लोकगीत जो लिखे गए थे वो हमारे लोग भाग भाग के जाते थे। सिंगापुर, रंगून से लेके कहाँ, दुबई, कलकत्ता चले जाते थे। आज हमारा शहर, हमारे पास एक लोको शेड था पहले रेलवे का, हमारे पास फर्टिलाइज़र, जिंदा फर्टिलाइज़र है, हमारे पास गीडा है जिसमें हजारों फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। तो उद्योग की दृष्टि से हमारा शहर एक अनोखा रंग रखता है। ऐसे धर्म की दृष्टि से देखें तो हजारी प्रसाद जी को स्मरण करते हुए मित्रों मैं आपके सामने परोसना चाहता हूं उनके विचार। उन्होंने कभी मस्ती के आलम में कहा था कि हमारे देश में भगवान बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महान व्यक्तित्व के बाद अगर सबसे बड़ी शख्सियत किसी की हुई है तो निश्चय ही वो गुरु गोरक्षनाथ हैं। हमारे धर्म की कहानी शुरू होती है, ये आदि पीठ है हमारा, और सबसे बड़ा वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी पीठ गोरक्ष पंथ की गोरखनाथ है। तो 9वीं शताब्दी में, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन मान्यता प्राप्त है 9वीं शताब्दी में वो आए थे। और गिन लीजिए 9वीं शताब्दी कब पड़ती है, और तब से ये हमारा गोरखपुर उनके नाते गोरखपुर के रूप में जाना जाता है। नाम तो बहुत बदले लेकिन वो मिट गए पानी की धार की तरह, लेकिन गोरखपुर नाम इसका रह गया और वो गोरखनाथ के नाते हुआ। ऐसा प्रेस आप गर्व करते होंगे मेरी तरह, आप सभी जानते हैं, सभी सुबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं। गीता प्रेस दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस है। धर्म की दृष्टि से उतनी किताब छापने वाला, उतना धर्म का प्रचार करने वाला दूसरा कोई संस्थान भारतवर्ष में नहीं है। ये हमारा गीता प्रेस है। तपस्थलियाँ आप देखिए ना, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, कौन कहे, बड़े बड़े शहरों के नाम लीजिए, एक गीता वाटिका कोई दिखा दे ऐसी तपस्थली जो नगर के हृदय में हो कहीं किसी शहर के, तो हमारे पास गीता वाटिका है जहाँ भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार और राधे बाबा जैसे महान तपस्वी संत जिन्होंने भगवान का दर्शन किया था, ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्व पुरुष कहते रहे हैं, ऐसे मनीषी संत साधक इसी गोरखपुर की गीता वाटिका में रहा करते थे। आप जिस किसी भी दृष्टि से इसको देखें, और आज तो हर्ष जी ने संकेत कर ही दिया है, मैं आपको सुनाऊं राजघाट। नगर के विकास पर बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि पहली सड़क
जिसको हमने एक बुजुर्ग से सीखा था कि नगर का विकास कैसे होता है, तो आपको हंसी आएगी और खुशी होगी और आंख भी भर जाएगी कि कैसे ये गोरखपुर, आज का गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर के पीछे से जाने वाली सड़क जो तिवारीपुर से होते हुए सीधे राजघाट को जाती है, लाल डिग्गी होते हुए निकलती है, ये पहली सड़क थी। और नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे से उस सड़क के बीच में पहली बसावट इस शहर की हुई थी और पहली मार्केट साहबगंज होती थी। और फिर कैसे बढ़ता हुआ ये आज खोराबार तक चला गया है, वो सब आपके सामने है। तो कैसे ये शहर विकसित हुआ, इस पर बाद में बात होगी। पर हमारे शहर को हमने जो 60-62 में देखा था, नौका से हम नदी को पार करते थे, पुल नहीं था। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की चर्चा हर्ष जी ने की है, जिसको तो एक नया स्वरूप दिया है हमारे मित्र बैठे हुए हैं शोभित जी। एक पांडे जी की कोठी बन रही थी टाउन हॉल के पास, वो पांडे जी, शरद पांडे जी की कोठी। हे भगवान, हम लोग बच्चे थे, हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, तब से देखा वो बन ही नहीं पाती थी। हम लोग आपस में चर्चा करते थे, पांडे जी वो बहुत बड़े आदमी हैं, ये क्या बना रहे हैं, क्यों नहीं ये कोठी पूरी हो रही है। एक शिवरतन लाल जी ने नींव दी थी छासन चौराहा पर। ही भगवान, वो कोठी कब बनी है, कब शुरू हुई थी, क्या कहें हम। तो ये तो हमारे शहर का स्वरूप था। और आज क्या है वो सब आपकी आंखों के सामने है। हर रंग चोखा है, हर रंग गहरा है। बहुत बड़ी बात आपने कही। और वाकई शहरों के बारे में ये तय करना वाकई बहुत मुश्किल है कि उसका कौन सा रंग ज़्यादा गहरा, कौन सा रंग ज़्यादा चटक है। और गोरखपुर जैसा शहर जिसके इंद्रधनुषी रंग है, मेरा ख्याल है कि कोई भी 60 मिनट की चर्चा शायद गोरखपुर के बारे में उस पूरे चर्चा की प्रस्तावना का भी 100वां हिस्सा होगा, क्योंकि इतनी कलरफुल हिस्ट्री है। और मेरी दिलचस्पी थी कि आपसे मैं इसके बारे में भी जानता कि जो अलग अलग यहाँ समुदाय हैं या अलग अलग जो संस्कृतियाँ यहाँ आई, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं शोभित आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आपने इस शहर को कुछ देने का फैसला किया, हालांकि आप अपने करियर के नज़रिए से ये फैसला कर रहे थे, पर आपने सौभाग्य से, संयोग से एक बड़ा योगदान किया है शहर का जो विकास का मौजूदा चेहरा है। आपने दुनिया देखी है, अलग अलग जगहों पे गए हैं, अलग अलग जगहों पे काम किया है। और कई बार होता है कि जब हम किसी इस तरीके के शहर को देखते हैं जो अपनी आदतों से थोड़ा सा मुक्त होने में समय लगाता है, अपनी ही रफ्तार से चलता है, तो क्या जब आप ये प्रोजेक्ट सब शुरू कर रहे थे या इसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको विश्वास था कि ये कोशिशें आपकी कामयाब होंगी? सबसे पहले मैं जागरण को धन्यवाद दूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आदरणीय पांडे जी ने तो शहर के सभी रंगों पर बोल दिया और बहुत अच्छा सजीव चित्रण किया है हमारे गोरखपुर का। मैं अपने शहर के रियल एस्टेट विकास के बारे में बता सकता हूँ। आज से 20 साल पहले इसकी पहली मल्टी स्टोरीड फ्लैट की परिकल्पना मैंने की थी। ये कहना कि इसके पोटेंशियल के बारे में मुझे कभी कोई शक नहीं था। रियल एस्टेट में माइग्रेशन, बाहर से लोग जहाँ आके बसते हैं, उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है। गोरखपुर में नेपाल और बिहार से आकर के बसने का एक चलन काफ़ी पुराना था, इधर के दिनों में और बढ़ा है। आदरणीय महाराज जी ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है शहरों के रूप में, सुरक्षा के रूप में। पर पहले भी नेपाल और बिहार के डिस्टर्ब्ड होने से इस शहर में रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा बाज़ार था। कोई भी रियल एस्टेट परियोजना गोरखपुर की असफल नहीं हुई। आप ये जान के आश्चर्य करेंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों फेलियर की स्टोरीज होंगी, सैकड़ों। बम्बई में भी फेलियर की स्टोरी होगी, लेकिन गोरखपुर में एक भी रियल एस्टेट परियोजना असफल नहीं हुई। और गोरखपुर में ज़मीनों के रेट लखनऊ से ज़्यादा होते हैं, नोएडा से दोगुने होते हैं। तो उसका सिर्फ यही कारण है कि यहाँ पे नेपाल, बिहार से लोग आके बसते हैं, छोटी भौगोलिक स्थिति है। और जैसा गुरुवर ने भी बताया कि गोरखपुर में सभी चीज़ उपलब्ध है। मैंने लखनऊ में काम किया, 10 साल एस्टैब्लिश्ड भी हुआ, परंतु मैंने सर से कहा था कि मैं शहर गोरखपुर का बीमार आदमी हूँ। जो रंग यहाँ उपलब्ध हैं, जो रिश्तों में गर्माहट यहाँ है,
वो आपको कहीं भी किसी बड़े शहर में प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर कोई भी रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बचता ही नहीं। एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं और 1881 के आसपास शायद वो गोरखपुर आए खैराबाद से, और उनकी एक बहुत मशहूर गज़ल है, तो उसका एक शेर आपकी इस बात के नाम कि उसमें उन्होंने कहा है कि पुकारती हैं दिल फरेबियाँ इसकी, जिसे आके न जाना हो वो आए गोरखपुर। क्या बात है। यही बात आपने कही, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इस शहर का जो फ्लेवर है, इस शहर के का जो कल्चर है, उसको ये बात कंट्रीब्यूट करती है। अचिंत्य, संवादी में है, आपसे कई सवाल पूछने का मन है, पर ये सारे सवाल मैं एक सवाल में फिलहाल नथी कर रहा हूँ। अच्छा। आपने शहर को कई तरह से देखा है, अपनी विरासत को समझते हुए देखा है। इस शहर में खास तौर पर बंगाली संस्कृति और उसके जो भी पारंपरिक स्वभाव हैं आपने उसको देखा है, और चूंकि एक प्रोफेशन आपका जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है, इसने आपको मौके दिए हैं कि आप लोगों को देखें, लोगों आते जाते लोगों को देखें, उनके संस्कृतियों को समझें, उनका मिजाज समझें। तो ये सब समझते हुए आपको गोरखपुर के कौन कौन से रंग सबसे गहरे लगते हैं? धन्यवाद सर। मैं भी पहले जागरण परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जैसा कि सर आपने पूछा, पहले यहाँ की संस्कृति के बारे में थोड़ा बताएं, तो गोरखपुर अपने आप में बहुत ही समृद्ध है। जैसा सर ने पहले बताया कि स्पिरिचुअली यहाँ पे गोरखनाथ हैं, कबीर हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, नज़दीक में ही कुशीनगर है, इसी तरह संस्कृति में फिराक हैं, प्रेमचंद हैं। तो गोरखपुर स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है, और संस्कृति के मायने में भी यहाँ पे यहाँ का रंगमंच हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, ये सब भी बहुत समय से यहाँ पे बहुत एक्टिवली चलता रहा है। अभी तो मुझे लगता है इसका और अच्छा समय आ गया है। आज जहाँ पे हम लोग ये बैठे हुए हैं, गंभीरानाथ प्रेक्षागृह है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। बट यहाँ पे जैसे जो बंगाली समुदाय की आप बात कर रहे थे, बंगाली समुदाय यहाँ पे 1880 से तो इसकी स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि उसके पहले से थे लोग, और यहाँ पे जब रेलवे की स्थापना हुई उसके साथ ही साथ इसकी पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर गई, और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन शहर के अंदर बंगाली समुदाय का हो गया। यहाँ पे हम लोग जिस दुर्गा पूजा का आप जिक्र कर रहे थे, ये दुर्गा पूजा ही यहाँ पे 1896 में शुरू हो गई थी, और हमारी दुर्गाबाड़ी की जो दुर्गा पूजा है वो 1907 से अनवरत होती आ रही है। और उसके साथ ही साथ ये समुदाय जो है अलग अलग विधाओं में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये समुदाय बहुत आगे था। यहाँ पे जुबली स्कूल के जो पहले हेडमास्टर थे वो एक हमारी समुदाय बंगाली थे, एमजी स्कूल के पहले हेडमास्टर थे वो भी बंगाली थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में बहुत एक्टिव था। और मैं सिर्फ अपने समुदाय की क्या बात करूँ, यहाँ पे ये गोरखपुर एक ऐसा मिश्रण है ये कि सारे समुदाय यहाँ पे गंगा जमुनी जो तहजीब कहते हैं, जो संस्कृति कहते हैं, उसका भी ये एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ पे जिस आनंद के साथ, जिस सौहार्द के साथ हम लोग दशहरा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ये शहर उसी सौहार्द के साथ मुहर्रम भी मनाता है। तो इस वजह से गोरखपुर इस लिहाज से यूनिक एक शहर है जो लाइफ को ही सेलिब्रेट कर रहा है, लाइफ के हर रंग को, हर फ्लेवर को सेलिब्रेट कर रहा है और तहे दिल से कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आप हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ का आज की तारीख में खास करके बहुत ही रैपिड ग्रोथ में है। टूरिज्म का एक्चुअली कई सारे सेक्टर्स होते हैं, इन द सेंस कि हम लोग लेजर टूरिज्म कहते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म कहते हैं, इको टूरिज्म कहते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो रिलीजियस टूरिज्म है
उसके लिए भी गोरखपुर जाना जाता है, गोरखनाथ जी की वजह से, गीता प्रेस की वजह से, कबीर स्थली की वजह से। तो रिलीजियस टूरिज़्म में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज की तारीख में इको टूरिज़्म में गोरखपुर बहुत ग्रो कर गया है, खास करके रामगढ़ ताल की वजह से, विनोद वन की वजह से इको टूरिज़्म में समृद्ध हुआ है। आज की तारीख में इस पूरे पूर्वांचल के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन हो गया है गोरखपुर। अगल बगल से लोग आते हैं यहाँ पे अपनी शादियाँ करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। इस क्षेत्र के लिए मेडिकल हब है गोरखपुर, कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए मेडिकल हब है गोरखपुर। तो मेडिकल टूरिज़्म यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशनल टूरिज़्म, सर ने जैसे बताया कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़ पर आज की तारीख में स्कूल्स का भी जो सेक्टर है, यहाँ पे हमारे जायसवाल जी, राजू भैया बैठे हुए हैं। ब्रांडेड स्कूल्स का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, GD गोइंका है, DPS है, इस टाइप से यहाँ पे स्कूल्स आ गए हैं। तो एजुकेशन का भी इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा हब हो गया है। तो ये सारे और जितना टूरिज़्म बढ़ता है, टूरिज़्म दुनिया का 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री होती है। तो ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत स्ट्रांग होता है। इससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बहुत डेवलप होती हैं, जिस वजह से ये रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन है, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये टूरिज़्म को कॉम्प्लीमेंट करता है, टूरिज़्म इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। आज यहाँ पे जिस हिसाब से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, जो यहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, इतनी सारी फ्लाइट्स हो रही हैं, आप जान के अचरज करेंगे कि जो दिल्ली से फ्लाइट्स कुशीनगर अयोध्या आती हैं, उनकी प्राइजेस दिल्ली गोरखपुर से हाफ है। गोरखपुर की इतनी ज़्यादा डिमांड है गोरखपुर एयरपोर्ट की। तो इस वजह से टूरिज़्म के क्षेत्र से देखिए आप, रेवेन्यू के क्षेत्र से देखिए, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र से देखिए, बहुत समृद्ध हुआ है, ग्रो किया है। और जो स्पिरिट ऑफ गोरखपुर है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, वो तो अपने आप में बहुत खास है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो आपसे सर मैं अगला सवाल करना चाहता